शुरू में अपन ऐसी क्लिप डालेंगे, सब एक एक करके ताली बजा रहे हो, फिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है। ठीक है। तो भाई इंटरनेट की जनता, एक धमाकेदार नया क्विक भी आया है। हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर एनर्जी अभी अपने पास दो तरीके हैं बनाने के। एक काफी तगड़ा है, एक अभी बना ही रहे हैं, मतलब उस पर काम ही कर रहे हैं। तो फिजन है एक, तो जिस जो अभी तक सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी हैं ज्यादातर उसी पे काम करते हैं, ज्यादातर नहीं सारे उसी पे काम करते हैं। उसमें क्या करते हैं, अपन अपन यूरेनियम 235 लेते हैं, उसमें जोर से न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं एक, तो वो एक अनस्टेबल 236 यूरेनियम 236 बन जाता है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जो जोर से फेंक के मारा उसमें चिपक गया तो वो फिर अनस्टेबल है वो, तो वो लाइटर एलिमेंट्स में टूट जाता है, आयोडीन सीजियम वगैरह बन जाता है, और एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन और निकाल देता है वो अपने अंदर से। वो 3 न्यूट्रॉन अगले जाके यूरेनियम 235 पे चिपकते हैं, वो फट जाता है। फिर ऐसे बढ़ता 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 एक बढ़िया सा पंप बन जाता है, जो जापान वाले लोग और अच्छे से बताएंगे। बट अगर लाइक द गेम चेन रिएक्शन। हाँ, चेन रिएक्शन है, बहुत ही फाड़ जी को पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चेन रिएक्शन को अगर अपन कंट्रोल कर लें कि वो 3 जो न्यूट्रॉन निकले हैं उसमें से 2 को कंट्रोल कर लें, तो एक मारा, एक अगला निकला, अगले इस पे भिड़ा, फिर वापस एक ही निकला, तो वो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हो जाता है। जो हम अब फिर उससे अपन पानी गर्म कर लेते हैं, पानी भाप बन जाता है, भाप उसको घुमा देता है टरबाइन को, बिजली बुजली आ जाती है। बट ये 50s 60s में काफी तगड़े तरीके से काम चल रहा था इस पे। फ्यूजन पे भी उस टाइम काम चल रहा था, जो दूसरा तरीका है, जो फिर अपन बम भी बनाते हैं सब लोग पहले उस पे, न्यूक्लियर सुनते ही बम भी बनाने लगते हैं, तो हमने हाइड्रोजन बम वगैरह बनाए जो ये फ्यूजन पे काम करते हैं। फ्यूजन क्या करता है कि 2 हाइड्रोजन एटम लेता है, उनके न्यूट्रॉन्स को इतना पास लेके आता है, इतना पास लेके आता है कि वो चिपक जाते हैं आपस में, चिपक के वो हीलियम बना देते हैं, हीलियम और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो हीलियम प्लस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन का वेट 2 हाइड्रोजन एटम के वेट से कम होता है, 3.1 इंटू 10⁻⁻29 किलो कम होता है उससे। तो वो वेट गया कहाँ, वो ऐसा तो है नहीं कि वो लाइक सिर्फ वेट लूज कर गया, तो वो आइंस्टाइन बाबा वाली बात आ जाती है, E=mc², वो एनर्जी बन जाता है। बट ये सन में भी यही होता है। बेसिकली सन में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो, हम तो हाइड्रोजन एटम को ही पास ला पाते हैं, सन बड़े बड़े भारी भारी न्यूक्लियस को पास लाके नए नए एलिमेंट्स बना पाता है, लाइक कोई भी स्टार बेसिकली। और ऐसे ही सारे हाइड्रोजन से चालू हुए थे अपन, ऐसे ही नए नए एलिमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं, वो एलिमेंट्स बन के गैलेक्सी बन जाता है, गैलेक्सी से अर्थ वगैरह बनती है, अर्थ वगैरह पे कार्बन आ जाती है ऐसे बम्बार्ड होके, और फिर वो कार्बन सेंशियंट हो जाती है, और फिर वो बात करने लग जाती है कि कैसे हम हाइड्रोजन से बने थे। तो बट इज यू। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही आया था, न्यूक्लियर फ्यूजन से आया था, तो मैं धमाकेदार आदमी हूँ इसलिए। बट एनीवेज, तो ये करने के लिए अपने पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए। एक तो टेम्परेचर स्लैश एनर्जी इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सेम चार्ज के तो वो पास आना नहीं चाहते, और उनका जो रिपल्शन है तो रिपल्शन जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे वो पास आते जाते हैं, डिस्टेंस 0 अप्रोच करता है और उनका रिपल्शन इनफाइनाइट अप्रोच करने लग जाता है। बट यहाँ पे ये इम्पॉसिबल ही हो गया एक तरीके से फ्यूजन इस उससे चाहिए। बट जब बहुत ही पास डिस्टेंस हो जाता है तो वो क्वांटम फिजिक्स काम आने लग जाती है, फिर वो कंसेप्ट की वो जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है, वो वेव भी है। तो एक क्वांटम टनलिंग करके इफेक्ट होता है, ये इंटरेस्टिंग सा रीड है, पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ा। बट ये इफेक्ट में आने लग जाता है और वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो ये ऐसे फ्यूज करके नए एलिमेंट्स बन जाते हैं, और कुछ एलिमेंट का वेट अगर कम हो गया तो बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्स के पास तो ग्रेविटी होती है, तो वो ग्रेविटी उनको पास ले आती है। अपने पास ग्रेविटी है नहीं, अगर अर्थ पे वो करना है तो अपने को टेम्परेचर, अपने को हीट करना पड़ता है उनको, ताकि वो पार्टिकल इतने जोर जोर से वाइब्रेट हो कि वो पास में आ जाए बहुत ज्यादा, तो वो फ्यूज हो सके। तो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करना है तो तुम्हें 100 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब ये 100 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर तो चाहिए, पर इसको एक कंफाइंड एनवायरनमेंट में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर देते रहोगे तो वो तो डिफ्यूज हो जाएगा, वो हीट तो डिफ्यूज होती रहेगी एनवायरनमेंट में। तो इसको कंफाइन करने के लिए भी स्टार के पास तो अगेन ग्रेविटी, अपने पास वो है नहीं, अपने पास कोई बर्तन ही नहीं है जिसमें हम 2 हाइड्रोजन एटम को लाके इतने पास में धकेल सके कि वो आपस में फ्यूज हो जाएं और बर्तन मेल्ट ना हो। ये अपने काफी बड़ा एक रोड ब्लॉक है। इस पे 2 तरीके हैं बेसिकली, जो मेजर रोड 2 तरीके हैं। एक तो टोकोमाक्स करके
चीज होती है, जो डोनट इमेजिन करो, होलो डोनट है जो वैक्यूम है और उसकी जो अंदर की दीवारें हैं उस पे इटसेल्फ कोल्ड प्लाज्मा फ्लोट करता रहता है ठंडा रखने के लिए। उसके अंदर अपन गैस डालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको इतना तेज घुमाते हैं, इतनी हीट जनरेट करते हैं कि वो पहले प्लाज्मा बनता है और फिर वो प्लाज्मा बन के न्यूक्लियस आपस में टकराने लग जाते हैं और इनफ फोर्स से टकराने लग जाते हैं, इनफ क्लोज आ जाते हैं कि वो फ्यूजन हो जाता है और एनर्जी जनरेट हो जाती है। एक इनर्शियल कन्फाइनमेंट करके तरीका है, उसमें क्या करते हैं अपन, एक एलिमेंट को रखते हैं, हाइड्रोजन को रखते हैं और उस पर जोर से कुछ फेंक के मारते हैं, वो लेजर मारते हैं। एक स्टार्टअप है जो काम कर रहा है, जो एक टंगस्टन क्यूब लेता है और उसको लिटरली गन की तरह गन पाउडर से फायर करता है और जोर से उस पर फेंक के मारता है तो वो फ्यूज हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं बेसिकली कन्फाइन करने के लिए। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है कि वो फ्यूल इनफ होना चाहिए ताकि वो इतनी हीट जनरेट करे कि अगले एलिमेंट्स भी वापस फ्यूज होने लग जाए, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना वो फट जाएगा। तो ये 3 जरूरी चीज है फ्यूजन को एनेबल करने के लिए अपने पास। और अभी रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू हुआ भी था, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है यूएस में, उनकी नेशनल इग्निशन लैब है, उन्होंने 192 लेजर्स मारी थी हाइड्रोजन पे, दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स पे, वो फ्यूज होके हीलियम बन गए और एनर्जी रिलीज हुई। तो जितनी एनर्जी की वो लेजर थी उससे 50% मोर एनर्जी जनरेट करी हमने। ये ब्रेक थ्रू था इटसेल्फ कि हमने जितनी एनर्जी दी उस सिस्टम को उससे ज्यादा जनरेट हो गई। बट इसमें भी हम सिर्फ लेजर की एनर्जी को नापते हैं, उसको उस चीज को नहीं नापते कि लेजर बनाने में इटसेल्फ कितनी एनर्जी लगी, क्योंकि अगर 100 जूल इलेक्ट्रिसिटी से हम लेजर बना रहे हैं तो वो 2-3 जूल ही एज अ लेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है। तो वो हमने ब्रेक थ्रू नहीं किया, हमने बस लेजर की एनर्जी थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया और अब इंजीनियर्स पे छोड़ दिया कि अब तुम बनाओ उसको। तो अगर इनफ फ्यूल को इनफ हीट दें और कंफाइंड एनवायरनमेंट में हम इनफ हीट दें तो हीट जनरेट, तो वो एक स्टार बना देंगे हम। अब ये बहुत फाड़ चीज है, बट ये फ्यूजन तो चलो अभी थ्योरेटिकली पॉसिबल हुआ है, हम काम कर रहे हैं, बट फिशन हमारे पास काफी टाइम से है, बट इतना कुछ चल नहीं रहा। इतना ग्लोबल शेयर में देखोगे तो इतनी एनर्जी का है, इतनी एनर्जी देता नहीं हो, पता नहीं चल नहीं रहा इतना क्यों नहीं चल रहा भाई लोग? भाई तो इसके अराउंड मैंने थोड़ा पढ़ाई की कि भाई जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो ये चल क्यों नहीं रहा। तो इससे सबसे पहले जो सबके दिमाग में जो चीज आती है ना कि न्यूक्लियर पावर सुनते ही चेरनोबिल और जापान फुकुशिमा और 3 माइल आइलैंड, ये सबके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो अब चेरनोबिल में 1986 में क्या हुआ था हमें पता है, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, एंड उसके जो रिपल्स थे वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक ह्यूमैनिटी को फील करना पड़ा था। जैसे इमीडिएट उसका आफ्टरमैथ तो ये था कि अराउंड 30 पीपल हैड डाइड एंड अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन इन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इमीडिएट इंपैक्ट तो ये था। बट अब जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज होती है इन द एटमोस्फियर, इन एन आइडियल सिनेरियो ये सब कंटेन करके रखा जाता है सो दैट दे डोंट गेट रिलीज टू द एटमोस्फियर, राइट। अब जब न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया तब ऑब्वियसली वो जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है एंड द आइसोटोप्स हैव बीन रिलीज्ड इनटू द एटमोस्फियर। अब जब आइसोटोप एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, एक तो हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो दे स्टे इन द एटमोस्फेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। एंड आयोडीन एंड सीजियम वगैरह जो होते हैं सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है। तो आयोडीन का जो आइसोटोप रिलीज हुआ है एटमोस्फेयर में, ये ह्यूमंस में कैसे आ सकता है? तो कंटामिनेटेड फूड हो गया या कंटामिनेटेड एयर हो गया, जैसे डस्ट पार्टिकल्स कंटामिनेट हो गई आयोडीन आइसोटोप आयोडीन पार्टिकल से, या कुछ भी अगर वो कांटेक्ट विद ह्यूमन आ जाता है तो उस आइसोटोप का नाम I-131 है बेसिकली। जो आयोडीन का आइसोटोप का मेंशन करें I-131। तो एक सेकंड, ये अपने टाटा नमक में नहीं है गाइस, चिल नमक खाते रहना। तो आयोडाइज्ड मड क्या होता है? अरे मल्टीपल आइसोटोप्स है। निखिल जो बात कर रहा है रेडियो एक्टिविटी की, कि वो रेडियो, क्योंकि वो अपन बात कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन छोड़ता रहता है, तो वो न्यूट्रॉन हम पे भी लगता है और हमारे डीएनए को हैम्पर कर देता है, हमारे सेल को तोड़ देता है। बेसिकली सेल के अंदर का जो सामान है वो घोल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, उसके अंदर का सारे बॉडी न्यूट्रॉन में वैसे ही सब मारते हैं। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द थायराइड ग्लैंड, है ना। तो आयोडीन आइसोटोप जो एब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू दीज कंटामिनेटेड सॉइल पार्टिकल्स, वाटर या एयर, तो वो अपने थायराइड ग्लैंड में जाके सेटल हो जाते हैं, व्हिच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ थायराइड कैंसर। और जो सीजियम पार्टिकल्स हैं उनके बारे में देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन व्हिच दे इंटरैक्ट विद। दे इंटरैक्ट विद द एंटायर ह्यूमन बॉडी एंड दे कैन इंपैक्ट एनी ऑर्गन। जैसे सक्षम ने मेंशन किया, हमारे डीएनए के साथ ही इटसेल्फ मॉडिफिकेशंस करता है इन सम वेज व्हिच हैव नॉट येट बीन आल्सो एनालाइज्ड। तो इसके वजह से देयर हैव बीन सम स्टडीज कि चेरनोबिल के आफ्टरमैथ में देयर हैव बीन अराउंड 5000 डेथ्स व्हिच वर कॉज्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ड्यू टू कैंसर। Some studies say these numbers were much more around 1 million, but इसके लिए कोई traceability नहीं है।
because the long term impacts can be due to many different reasons. But of course there is one factor of exposure to these isotopes. अब इसके अलावा ह्यूमंस का हमने स्टडी कर लिया. ऑब्वियसली अगर ये आइसोटोप्स लीक हुए हैं एटमॉस्फेयर में तो ये इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी इसके बहुत होते हैं. तो चेर्नोबिल के अराउंड जो भी लैंड था, इट मेड दैट लैंड अनइनहैबिटेबल, इतना लीक हुआ था. एंड जो फुकुशिमा में हुआ था, फुकुशिमा के बगल में हम देखते हैं पैसिफिक ओशन में आइसोटोप्स लीक हुए थे. अब दोज आइसोटोप्स हैव रीच्ड एज फार एज ऑस्ट्रेलिया, एज फार एज यूएसए व्हाइल डाइल्यूटिंग इनसाइड द ओशन इटसेल्फ. तो इसके impacts are not just contained to that particular region. As the isotope spread, it can cause impacts to a larger section of society. So this is what scares a lot of people. अब इसको prevent करने का क्या तरीका है? जैसे जैसे disasters होने लगे, people started coming up with regulatory norms कि ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से ये नहीं होगा. अब इसके थोड़े flywheel impacts रहे हैं. अब अगर आप regulatory norms बढ़ाते जा रहे हो, your cost of building that particular facility is also going high. ठीक है. As the cost of building that particular facility goes high, a government is less interested in investing at that upfront cost. Even though generating nuclear energy is a cheaper concept than generating energy from coal, but the amount of money it takes to build the facility itself is an upfront money which is way higher because of the regulatory norms, because of the process itself, and because of the other things also that come along with it, जैसे disposing of nuclear waste. And disposing of nuclear waste is also one of a very highly contended areas of discussion. क्योंकि जैसे हमें पता है, if these isotopes leak into the atmosphere, some way or the other, they will come into the human body या they will impact us in some way or the other. तो अभी का जो प्रिंसिपल चल रहा है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेज करने का, इट इज मोर लाइक कि भाई अभी हमारे पास जगह है, वी आर स्टोरिंग इट फॉर नाउ, लेट द फ्यूचर जनरेशन डील विद इट. We are just storing it. There is no plan of how we would be disposing it. मतलब research is going on, but ऐसा कोई sustainable तरीका लोगों को पता नहीं है. ऐसा लग रहा है we are just storing it somewhere. Future generation आके deal कर लेगा. अभी जैसे हम बोलते हैं ना, it's future Nikhil's problem. So it's future humanity's problem. ऐसे deal हो रहा है इसके साथ. And other ways are they are also disposing it into the ocean. क्योंकि वाटर का डाइल्यूटिंग प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का. पर जैसे हमने देखा ओशंस में आइसोटोप्स डालने से पूरे मतलब वाटर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, एंड इट कैन रीच डिफरेंट एरियाज एज वेल. तो ये सब फैक्टर्स है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, राइट, अब अ गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट. तो अब इवन इफ द पीपल आर आस्किंग फॉर दिस या पीपल वांट द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ रेड टेप दैट हैज बिकम एसोसिएटेड विद दिस. क्योंकि गवर्नमेंट्स, एक तो रेगुलेटरी नॉर्म्स इतने, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ऐसे हो रहा है कि जैसे फुकुशिमा हुआ था, फुकुशिमा के बाद देयर वर लॉट ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड देयर वर सम फैसिलिटीज दैट वर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड उसके बीच में द रेगुलेटरी नॉर्म्स इन्फ्लेटेड देयर कॉस्ट्स. तो बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि वहीं पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है. अब यूएस में जैसे एनआरसी है, न्यूक्लियर रेगुलेटरी काउंसिल, वो अभी यूएस में किसी की लाइसेंस ही नहीं दे रही है टू मेक न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी. जापान में भी ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि आफ्टर फुकुशिमा पीपल आर वेरी स्कैर्ड. तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव गिवन न्यूक्लियर एनर्जी सॉर्ट ऑफ अ बैड पीआर. तो पीपल आर नॉट रियली वांटिंग टू इन्वेस्ट इन इट राइट नाउ बिकॉज़ कोल इज, एज आई सेड, फ्यूचर जनरेशंस प्रॉब्लम. तो मेरे को जो एक चीज समझ आ रही है, तो न्यूक्लियर बाय भी क्लीन फ्यूल नहीं है, राइट? बिकॉज़ जैसे फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए न्यूक्लियर लाने की कोशिश करते हैं, न्यूक्लियर भी क्लीन नहीं है. जी देख, न्यूक्लियर अब ऑब्वियसली क्लीन नहीं है, और एक फैक्ट है कि अपने को एनर्जी चाहिए क्योंकि फोन चार्ज करना है, रील्स देखने का है ना. तो क्लीन तो नहीं है, लोग भी मरते हैं, जैसे निखिल कह रहा था रेडियो एक्टिविटी से, लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं है वो. जैसे ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देख. अब ऐसा तो है नहीं कि उससे मर रहे हैं, सिर्फ कोल, सिर्फ न्यूक्लियर से ही मर रहे हैं, कोल से, फॉसिल फ्यूल से भी मर रहे हैं लोग. मैं यही पूछने वाला था. जब निखिल अपने डिसएडवांटेजेस बता रहा था ना, तो मेरा सवाल मन में यही था कि अगर हम ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से देखें तो क्या कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है. डेथ रेट्स पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है. ब्राउन कोल से 32.7 लोग मरते हैं पर टेरावाट आवर. ठीक है, टेरावाट आवर, इसमें एक्सीडेंट्स में इंक्लूडेड है, और जो एयर पोल्यूशन से मरते हैं वो भी इंक्लूडेड है. टेरावाट पर आवर बेसिकली. But the thing is कि as we run out of space for nuclear waste disposal, nuclear वाला accelerate होगा, right? नहीं, तो न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल भी काफी कंटेस्टेड वो है, क्योंकि अब रिसाइकलेबल न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी आ गए हैं जो न्यूक्लियर वेस्ट को दोबारा रिसाइकल कर देते हैं और उनका हाफ लाइफ और सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर देते हैं. और ये हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है. जो ऐसे देखने में प्रॉब्लम लगता है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बस छोड़ रहे हैं कि डील विद इट, बट वो अमाउंट बहुत कम है कंपेयर टू प्लास्टिक्स, या एक काफी अलग सीरियस प्रॉब्लम है. हमने ये सॉल्व कर लिया. हम उनको कंटेनर्स में डाल के अर्थ के अंदर गाड़ देते हैं, पहाड़ों के अंदर गाड़ देते हैं, आइसोलेटेड एरियाज में, जो अर्थक्वेक प्रूफ सारे. तो ये तो है ही. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी, ये राइट साइड में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं कोल के. 36% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कोल बना रहा है अपनी, ऑयल 3% बना रहा है.
ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं और इधर डेथ्स हैं साथ में। तो न्यूक्लियर टुवर्ड सोलर ही बस बेटर है इसके इससे, जिसकी वजह से अब हम काफी हद तक देख भी रहे हैं कि ट्रेंड भी टुवर्ड्स सोलर की तरफ जा रहा है। और मतलब मैं ऐसा कुछ देख रहा था, शायद कम भी हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएशन कम भी हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? मेरे इस पे थोड़ा सा कंट्रास्टिंग व्यूज रहेंगे, मैं थोड़ा सा कंट्री वाइज जाकर स्पेसिफिक देखा। जब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ ज्यादा देखते हैं कि क्योंकि वही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर का अनइजीनेस शुरू से रहा है, जब से एग्जिस्टेंस में आया है, क्योंकि लोगों को पता रहा है कि अगर ये एक बार फट गया तो उसके साथ जो फियर फैक्टर एसोसिएटेड है वो काफी डरावना है। ये सब चीजें दिखती हैं क्योंकि सामने से, ठीक है, जो कोल वाले जो भी तू दिखाया था सबको, या फिर और सब जो वो दिख नहीं रहा तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस, वो जो होता है ना कि वो मीठा जहर है, धीरे धीरे करके हमें मार रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर पावर के साथ अगर कुछ फटा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस पे क्या हुआ कि जो फुकुशिमा में जो 2011 में जो रिएक्टर फटा, आई मीन जो कूलिंग सिस्टम उसका फेल कर गया, तो उसने काफी ज्यादा पब्लिक के परसेप्शन को इम्पैक्ट किया, एक बार और प्रोपेगेट किया जो चेर्नोबिल के साथ हुआ। तो उस समय तक हम लोग काफी सालों तक मेंटेन करके रखे थे सेफ्टी, लेकिन फुकुशिमा ने फिर से वो यादें ताजा कर दी। और इसकी वजह से ना पूरे वर्ल्ड में एक नेम गया, खासकर यूरोप में, कि हमें अब हटना होगा, न्यूक्लियर पावर एनर्जी से हट के बैक जाना होगा। और मैं इस पे एक बताता हूँ कि जैसे जर्मनी हुआ, ठीक है, बेल्जियम हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, इन सभी कंट्रीज ने प्लेज ही ले लिया कि हम इतने साल तक न्यूक्लियर पावर प्लांट को इरेडिकेट ही कर देंगे, बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे। और ताइवान भी इसमें आया कि अगर फिगर्स हो तो 2022 तक जर्मनी ने कहा कि हम हटा देंगे न्यूक्लियर पावर यूज करना, बेल्जियम ने 25 का कहा, स्विट्जरलैंड ने 2040 का, और ताइवान ने भी 2025 में कहा कि हम उसके बाद से यूज नहीं किया करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फेज आउट करना शुरू करने का वो ट्रेंड बना हुआ है। और ये ट्रेंड सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी में वहां के पॉलिटिक्स ही से ड्राइव होने लगी कि कौन कितना एंटी न्यूक्लियर पावर है, वहां के पॉलिटिक्स से उसे डिफाइन होने लगी। पब्लिक परसेप्शन जो होता है ना, वो ऐसी चीज होती है कि गवर्नमेंट को हिला के रख सकती है। और इस केस में बहुत ऐसा हुआ कि पब्लिक ने कहा कि झुक जाओ, और वहां की गवर्नमेंट सिर्फ झुकी नहीं, वहां लेट ही गई गवर्नमेंट कि अरे मतलब तुम कह रहे हो कि कम करेगा, हम बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो 22 तक उनको बंद करना था यूज करना, वो क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आ गया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उन्होंने थोड़ा सा डिले किया। 2023 दिस अप्रैल उन्होंने पूरा हटा दिया। जर्मनी अब न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज ही नहीं करता एनर्जी जनरेशन। एंड इसके कॉन्ट्ररी में वो अपने बंद पड़े हुए थर्मल पावर प्लांट्स रीस्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, और फिर कार्बन न्यूट्रल भी होना है लोगों को। तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें चल रही है। लेकिन एक जो ट्रेंड जो लोग कहते हैं ना कि डिमिनिशिंग होते जा रहा है न्यूक्लियर पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। क्योंकि ना अभी अगर मैं सिर्फ जापान की बात करूं, जहां पे फुकुशिमा का ये हादसा हुआ, फुकुशिमा ट्रेजेडी के बाद यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन यही था कि हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, ठीक है, अपना जो गैस से बनाते हो एनर्जी वो बनाओ, जो फॉसिल फ्यूल से कर रहे हो करो, हमें नहीं चाहिए। बट एक होता है ना कि तुम क्लीन एनर्जी तब तक बनाना चाहते हो जब तक तुम्हारे लिए फीजिबल हो सब कुछ। अभी क्या होगा कि एनर्जी क्राइसिस को देख करके लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी भी अब दिखना शुरू हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो उसमें जो प्रोक्योर करनी है चीजें, वो हो सकती है एक दो कंट्री से प्रोक्योर, लेकिन जो ऑयल्स के अराउंड या फिर फॉसिल फ्यूल्स के अराउंड जितनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। तो जापान ने फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जाना शुरू किया, और अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट था कि दे आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया का भी देखते हैं, इंडिया इज प्लानिंग टू कमीशन 20 न्यू पावर प्लांट्स बाय 2031। तो अभी इंडिया के पास सिर्फ 7 है। अच्छा। अगर मैं चाइना का कहूँ ना, तो चाइना अभी कुछ सालों में 150 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने जा रही है। 150, जो मतलब आज तक पिछले 35 इयर्स में पूरे वर्ल्ड ने नहीं बनाया उतना। चाइना तो कुछ मास लेवल पे काम करती है, तो मतलब 150 नए वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने जा रहे हैं आने वाले सालों में। तो हाईलाइट ये है कि जो नेट इंपोर्टर्स है ना एनर्जी के, उन्हें अब दिखने लगा एनर्जी सिक्योरिटी वाला भी प्रॉब्लम। हर चीज के बहुत सारे एंगल्स, जो सिक्योरिटी वाला जो एंगल है ना, वो अब प्ले करना शुरू किया है। तो उसको देखते हुए ये ऑप्शन लोग फिर से टटोलना शुरू कर रहे हैं, और साथ साथ कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, और उसके लिए एक कन्वीनियंट बेट है कि हम जाएं और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर पे फिर से जाएं और फिर से वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करें। और इसमें एक बहुत सक्सेस स्टोरी मैं कहूंगा तो फ्रांस का कहूंगा। फ्रांस अभी भी 60% से ज्यादा एनर्जी का सोर्स जो है वो न्यूक्लियर ही है उनका। बट पहले और भी ज्यादा था ना शायद। हाँ, 70 के ऊपर था, 71% था। वो भी रिड्यूस करे क्योंकि वहां भी जर्मनी से सटाई हुआ पब्लिक परसेप्शन, तो उधर भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है, तो उनको भी थोड़ा करके करना है। और एक तरीके से ठीक भी है कि उनका रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा ही है न्यूक्लियर, तो डाइवर्सिफाई करना भी एक तरीके से जरूरी है। तो अच्छी बात है कि मतलब वो कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सक्सेस स्टोरी तो कहेंगे कि उनका 1980 से उन्होंने शुरू किया था प्रोड्यूस करना एनर्जी उधर, और सेफली काफी अडॉप्ट करके रखा है। और ये एक एग्जांपल भी है कि सेफ्टी के साथ अडॉप्शन है ना अनअटेनेबल नहीं है। बस ये है कि डर हटाओ लोगों के मन से बाय पुटिंग ऑन मेजर्स। तो
अभी हम क्लोज करें इसको, लाइक समराइज करें, तो अभी तक हमने बात करी कि लाइक ये क्लाइमेट फ्रेंडली तो है, स्पेस में कम स्पेस चाहिए होता है कंपेयर टू सोलर वगैरह, ह्यूमन डेथ्स भी कम करता है कोल से, पर एक्सपेंसिव है, रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि यूरेनियम भी लिमिटेड है अपने पास, और अनपॉपुलर है जो काफी बड़ा एक फैक्टर प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से मोस्ट जिनके पास ऑलरेडी था वो हटा रहे हैं, लेकिन नए जिनके पास नहीं है, और एनर्जी सिक्योरिटी वाली बात शिवांग ने करी कि उसकी वजह से नई कंट्रीज इसको अपना रही हैं। तो मेरे को लगता है कि 20-25 साल में तो इसका क्लाइमेट चेंज पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने रेगुलेटरी वो इतना कर दिया है, तो स्टार्टअप्स वगैरह जो अब आ रहे हैं इसमें काम करने के लिए, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाते, इतना वर्सेटाइल नहीं हो पाते, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा इसका नेक्स्ट 20-25 साल में। बट इन फेयरनेस एवरी लिटिल बिट हेल्प्स, तो हमें इसको और बढ़ाना ही चाहिए, है ना। जैसे हमें बढ़ाना चाहिए हमारे सब्सक्राइबर काउंट को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहाँ पे हम रील्स डालते हैं।